हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवंबर 2017 का पेपर 2 का साल जो हम लोग कल देखे थे, जिसमें 25 प्रश्न आपको कल कराए गए थे और आज 25 कराए जा रहे हैं। इससे जो है आपका टोटल पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आइए देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने फसल संयोजन विधि को विकसित किया था? डोई, बीवर, पावनेल या रफ़ीउल्लाह? तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर है वो है जेसी बीवर। जेसी बीवर ने यूएसए के संबंध में पहली बार जो है ये जो फसल संयोजन विधि है इसका विकास किया था। और डोई क्या है, इन्हीं पे इनका संशोधन जो इन्होंने जापान में इसका उपयोग किया था फसल संयोजन विधि का, और इसी पे आधारित भारत में जो है रफ़ीउल्लाह महोदय ने किया था। इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे कई बार ये प्रश्न पूछे गए कौन इसमें संशोधन किया था, भारत में कौन संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट आइए। परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, क्योंकि कपास का भार घटता है। अगला है कपास का भार बढ़ता है। कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उससे तैयार उत्पाद के करीब करीब समान होता है। विनिर्माण के दौरान कपास के वजन में अधिक कमी देखी जाती है। तो यदि यहाँ पे बात करें हम लोग कपास की, तो कपास जो है इसमें स्थान निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि परिवहन लागत इसमें लगभग उतना ही होता है जितना आपका वस्त्र उद्योग वस्त्र बन के तैयार होता है। यानी ये आपका एक प्रकार से भारहीन टाइप का ये उद्योग के अंतर्गत आएगा। और इस प्रकार जो ये आपका उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं तो बीवर महोदय ने दिया था, और उन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन लागत की महत्ता को बताया था। लेकिन कपास के लिए ये आपका जो उद्योग होगा इसमें परिवहन लागत का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होगा, क्योंकि जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे कपास से उसका मान लीजिए वस्त्र निर्माण किया गया लगभग ऑलमोस्ट भार जो है समान ही होगा। ठीक, तीसरा आंसर सही है। पेशे से द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत किसको किया जाता है? बढ़ई, कोयला खनिक, स्कूल शिक्षक या किसान? अब देखिए, कोयला खनिक और किसान दोनों लगभग ये आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं, जबकि कोयला का उद्योग आपका किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। स्कूल शिक्षक किस में आ जाएंगे? तृतीयक में यानी टर्शियरी में। जबकि बढ़ई जो है ये निर्माण कार्य करेगा, विनिर्माण कार्य, तो बढ़ई इसलिए आपका सेकेंडरी में शामिल होगा। कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? गहन निर्वाह धान कृषि की बात करें तो यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण चीन और जापान है, नील नदी की घाटी और डेल्टा है, भारत का तटीय और डेल्टा क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पे आपका कंबोडिया हो गया, वियतनाम है, ये सभी आपके थाईलैंड हो गए, ये सभी आपके धान के बहुत ही बड़े स्तर के उत्पादक माने जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं कौन सा आता है ये देखना है। चीन और जापान में भी शामिल है ये। तटीय क्षेत्र भारत का तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल है। यहाँ तो आप देखेंगे ढेर सारा जो है केवल धान का ही प्रोडक्शन होता है। लगभग साल में यहाँ पे 3 बार जो है धान की खेती की जाती है। अगला जो यहाँ पे राइट आंसर है आपका नील नदी का डेल्टा, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट आइए। कार्य समूहों में स्वर्ण कॉलर कर्मचारियों को कौन सा विहित करता है? वस्तुओं का स्वरूप बदलकर उनके मूल्य में वृद्धि करना, वित्तीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सूचना, आंकड़न या जो मध्यवर्ती प्रबंधन प्रशासनिक सेवा है उसमें काम करना, निजी सरकारी दोनों सेवाओं के जो सीईओज हैं या फिर जो शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी हैं, या दूरसंचार के माध्यम से सेवा का आदान प्रदान करने वाले। तो देखिए, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस कॉलर में किसको शामिल किया जाता है। तो जो आपका गोल्डन कॉलर वर्कर है इसमें आपका जो हाई लेवल की सेवाएं हैं इसको इसमें शामिल किया जाता है। सीईओज हो गए या प्रबंधन कमेटी के सदस्य हो गए, ये सभी इसमें आते हैं। जबकि इसी में एक आपका वाइट कॉलर वर्कर है, तो वाइट कॉलर में कौन आता है? जो आपके ऑफिस के प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वेतनभोगी प्रोफेशंस जो होते हैं, यानी कि इसमें जो मालिक है वो आता है एक प्रकार से, और वाइट में वो आते हैं जो वहाँ के वर्कर होते हैं, ऑफिस वर्क वाले। ठीक, और इसी में आपका एक ब्लू भी होता है, ब्लू वर्कर। तो ये ब्लू कॉलर वर्कर में आपके जो दैनिक कार्य करते हैं, जैसे कुशल श्रमिक हो गए या अकुशल श्रमिक हो गए,
इनके ऑफिशियल काम नहीं होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर के। पिंक कॉलर वर्कर कौन होते हैं? तो पिंक कॉलर में आपका जैसे नर्स वगैरह हो गई, सेक्रेटरी हो गए, डॉक्टर हो गई, ये सभी आपका पिंक में आते हैं। ठीक, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये ढेर सारे कॉलर वर्कर हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे देखिए, किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल में वासस्थान यानी लिविंग स्पेस, इंग्लिश में देखेंगे, लिविंग स्पेस की अवधारणा यानी कि लेवेंसराम। ठीक, लेवेंसराम का तात्पर्य यहाँ से क्या हो गया, किसने किया? तो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन स्टेट्स एंड लोकेलिटी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी एट ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री या मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राइट आंसर आपका पॉलिटिक्स ज्योग्राफी रेड जेल की है, और इसी में इन्होंने लेवेंसराम संकल्पना को दिया था। राजनीतिक भूगोल में जो हार्टलैंड थ्योरी किसने दी? तो मैकिंडर ने दी। इन्हीं की बुक है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, 1904 में प्रकाशित किया था। और ये असल शक्तियों को अधिक प्रभावशाली मानते थे। इनका मानना था कि जो भी आपका यूरोप पे शासन करेगा वह पूरे हृदय स्थल पे ही शासन करेगा, और जब हृदय स्थल पे वो शासन करेगा तो पूरे विश्वद्वीप का भी अधिकारी होगा। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मैकिंडर हो गया। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताते चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि फर्स्ट पेपर के जो पेड ग्रुप चल रहे हैं, अभी उसकी फ़ीस केवल 499 ही रखी गई है। बस यहाँ पे आप सभी की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख के ये रखा गया है। आसानी से आप इतना पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन फ्यूचर में जैसे क्वेरी होगी लोगों की तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है 499 में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे जो भी PDF वगैरह बनाते हैं आगे, जैसे इसमें वीडियोज़ के हमने आपको जो वीडियोज़ यहाँ पे होंगे आपके वो पेड वीडियो होंगे, और यहाँ पे यूनिट वाइज आपको PDF भी दिया जाएगा, और यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं सबको स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे 2004 से लेके 2019 दिसंबर तक के भी यूनिट वाइज जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे शिक्षण अभिरुचि अभी वहाँ पे चल रहा है, यूनिट 9 कंप्लीट हो गया है, तो शिक्षण अभिरुचि अभी चल रहा है वहाँ पे, आज ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे इससे क्या होगा कि पूरा जितने भी प्रश्न आए हैं सबको कराएंगे। तो जाहिर सी बात है जो आपके आगामी परीक्षा में लगभग 5 में से 2 से 3 प्रश्न आपके इसी सॉल्व से मिल जाएंगे, और जो भी सॉल्व कराया जाएगा डिटेल्ड में कराया जाएगा। तो जब इतने से 3 प्रश्न मिलेंगे, और इधर अब मैं आपका वीडियो लेक्चर जो लिया हूँ और PDF पूरे थ्योरी पे है यानी पूरे सिलेबस पे है, तो यहाँ से भी आपका मिल जाएगा। यानी कि टारगेट जो भी हम लोग यहाँ पे करके चल रहे हैं, तो 5 प्रश्न यदि आ रहा है तो मान के चलिए कि 4 तो आपके किसी भी कीमत पे यहाँ पे करना ही करना है। ठीक, तो काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, कुछ मित्र इंटरेस्टेड थे तो वो बार बार पूछते थे, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे बताना उचित होगा। और जो भी इंटरेस्टेड हो, जिनको लग रहा है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका 1 से 2 प्रश्न से यदि रुक रहा है तो वहाँ पे फॉल्ट आपका सब्जेक्ट का नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप एवरेज कर पाते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और टीचिंग वाला, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक, या तो मैथ में जो लॉजिकल रीजनिंग आता है, यानी कि इतने लोग ये हैं या इतने लोग ये हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने लोग दोनों खेलते हैं, इस तरह से जो प्रश्न आपके लॉजिकल रीजनिंग या सिलोजिम टाइप के आते हैं, वहाँ से आप ये गलत करते हैं। तो 1-2 प्रश्न यदि आपके राइट हो जाते हैं तो आपका JRF नहीं रुक सकता, क्योंकि 1-2 प्रश्न से जो भी आपका रुक रहा है तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। राइट, तो हृदय स्थल सिद्धांत हमने कर लिया था। तो जिन मित्रों को भी ज्वाइन करना है तो वो यहाँ पे आपका ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर आप सभी का वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। एक अलग से हम वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी बना रखे हैं, जिसमें आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर के भी। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए जो पेड ग्रुप में शामिल हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं करा ही रहा हूँ आपका यूट्यूब पे 2017 का मैंने सॉल्व ये करा ही रहे हैं, 18 का हमने करा दिया, 19 जून का हो गया, दिसंबर जल्दी कराएंगे। और जो भी पेड वाले हैं तो पेड वालों के लिए ये वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ें ये रखी गई हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी मैं थ्योरी कराऊँगा या जो भी मॉडल से कराऊँगा या
जो मॉडल्स या थ्योरी कराऊंगा ज्योग्राफी का, उसका PDF भी वहाँ पे उनको फ्री में दे दिया जाएगा, कोई उसके चार्जेज नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोग जो परेशानी में हैं, तो इसके लिए वो चालू किया गया है। क्योंकि 499 में ये मान के चलिए कि कोई एक किताब और एक प्रैक्टिस सेट या आप सॉल्व पेपर ले लेंगे, इतने में आपका ये आ जाएगा। किताब आपको पढ़ाएगी नहीं वीडियो के माध्यम से, और हाँ आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉपिक पे बेटर अवेलेबल करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि पूछ रहा है कि सीरस सूचकांक में क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो सीरस सूचकांक में, या इसे कपाल सूचकांक भी कहते हैं। अब आप क्लियर हो जाएंगे। कपाल सूचकांक में क्या होता था कि कपाल की जितनी चौड़ाई है और जितनी लंबाई है, दोनों को डिवाइड करके 100 से गुणा कर दिया जाता था। तो ये आपका क्या हो जाता था, कपाल सूचकांक या सीरस सूचकांक। अब देखिए कि कौन सा मिल रहा है आपका, नाक की लंबाई चौड़ाई। यहाँ पे देखिए नाक तो होगा नहीं, क्योंकि सिर की बात की जा रही है। सिर के चिपटेपन और लंबाई के बीच चिपटा भी नहीं है। सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच का अनुपात, यही आपका सही है। अगला है कि सिर की लंबाई और शरीर का वजन, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बात सीरस सूचकांक की गई है। नेक्स्ट आइए, किसी राष्ट्र के बारे में कौन सा तथ्य सही है। इसके पास हमेशा एक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है। हमारे पास एक प्रादेशिक आधार होता है। आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है राष्ट्र, बाह्य संबंधों में संप्रभुता का दावा करता है। तो देखिए यहाँ पे संप्रभुता का मतलब होता है कि जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों से सुरक्षा की शक्ति हमारे पास है। मैं संप्रभु हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसका अपोज कर सकें, आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकें, यानी कि आप संप्रभु हैं, आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो संप्रभु राष्ट्र ऐसे ही राष्ट्र होते हैं। तो राष्ट्र हमेशा आंतरिक संप्रभुता का दावा करता है, ये सही बात है। इसलिए ये आपका सही नहीं पूछ रहा है। तो बाह्य संबंधों में भी संप्रभुता का दावा करता है, ये भी राइट है। तो इसके पास किसी भी राष्ट्र का एक अपना प्रादेशिक आधार भी होता है, तो ये भी राइट है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे कोई राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, न कि एक सांस्कृतिक आधार पे बनाया गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये आपका राइट नहीं होगा राष्ट्र के बारे में। भू राजनीति शब्द किसने दिया, तो ये कई बार पूछा गया, डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, जेलन महोदय ने दिया। और इसी में आप यदि जानना चाहें तो कल हमने बताया था आपको केंद्रीय स्थान। सिद्धांत किसने दिया था, क्रिस्टोलर ने। शब्द किसने दिया, जेफरसन ने, कल ही बताए थे। आपके लिए एक प्रश्न है, नगरमाल, नगरमाल इसे कनरवेशन भी कहते हैं। कनरवेशन की अवधारणा किसने दी, आपको बताना है कमेंट में। और अमलैंड की अवधारणा किसने दी। ठीक, अमलैंड की अवधारणा किसने दी, अमलैंड की अवधारणा, चलिए विश्व स्तर में आपका आंद्रे एलिक्स ने दिया था, आंद्रे एलिक्स। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत में किसने दिया। ठीक, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये अगला है कि किस लेखक ने कहा कि विद्यमान वर्गीय यानी सेक्टोरल और विभागीय योजनाओं को सिर्फ एक साथ ला देने से कोई योजना या कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती, बल्कि कोई योजना तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में उसके बैकवर्ड लिंकेज, उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस को पूर्ण रूप से एनालिसिस किया जाए और उसको इंटरलिंक्ड किया जाए कि क्या वहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, उसको उसके आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाए, तभी वो योजनाएं समेकित और सफल होती हैं। किसने कहा था, भट्टाचार्य, मिश्रा जी, सेन या फिर दंतवाला जी ने। तो राइट आंसर दंतवाला जी ने। ठीक, दंतवाला कमेटी भी गठित की गई थी। आगे दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है, पश्चिम बंगाल का डेल्टा तो आएगा। छोटा नागपुर पठार इसी में है, पलामू के पठार से गुजरता ही है घाटी क्षेत्र। तो 3 आपका यहाँ पे राइट हो गया, तो जाहिर सी बात है पद्मा के साथ नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट आइए, एक दूसरे से मिलान करना है। तो हमने आपको मैप का जब स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था कि स्केल आपको कैसे निर्धारित करना है। तो जो सबसे बड़ा एरिया है, मान लीजिए विश्व का क्षेत्र है, उस पर आपको कुछ प्रदर्शित करना है, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्केल बनेगा, मानचित्र का आकार होगा, कैसा होगा, छोटा होगा। लेकिन जो छोटा क्षेत्र है, मान लीजिए आपको किसी राज्य को दिखाना पड़ेगा, तो उसकी अपेक्षा ये स्केल इसका बड़ा होगा, यानी इसका मैप बड़ा होगा।
तो राज्य में आपका छोटा, जिला स्तर पे क्या हो जाएगा, मध्यम, ब्लॉक स्तर पे बृहत, पंचायत स्तर पे कैडेस्ट्रॉल। ठीक, नेक्स्ट है, किसने क्षेत्रीय आयोजना रीजनल प्लानिंग के बारे में बताया कि क्षेत्रीय आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्रों में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। लेविन ने, कुलिंस्की ने, फ्रेडमैन या रिचर्डसन। जो सही उत्तर यहाँ पे आपका जॉन फ्रेडमैन। ठीक, रीजनल प्लानिंग में हम लोग देखेंगे उसकी सभी परिभाषाओं को देखेंगे, फ्रेडमैन की भी परिभाषा को देखेंगे। आगे है, कौन सा विलियम बुंगी द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल से नहीं जुड़ा है? सिटी ऑफ सुपरक्लुइटी या सिटी ऑफ डेथ, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सिटी ऑफ नीड। तो जो इनका शोषणकारी मॉडल था बुंगी का, उसमें सुपरक्लुइटी था, सिटी ऑफ डेथ था, सिटी ऑफ नीड ये भी शामिल था, जबकि सीबीडी नहीं शामिल था। सीबीडी क्या होता है कि ये आपका एक सेंट्रल एरिया होता है वहाँ का, यानी किसी भी नगर का एक सेंट्रल या सघन व्यापारिक या कमर्शियल एरिया होता है। यहाँ पे रिहायशी क्षेत्र बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, किन स्थानों से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 गुजरता है? तो 48 आपका शुरू कहाँ से होता है? दिल्ली से। ठीक, चलिए मैप बना दे रहे हैं इंडिया का, उसमें आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका यहाँ से थोड़ा सा ये फिर से, ठीक, 48 का चलिए वैसे ही हम लोग नॉर्मली देख ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैप बनाने से काफ़ी टाइम हो जाएगा। 48 जो आपका NH गुजरता है, ये आपका कहाँ से, पहले तो हो गया दिल्ली, दिल्ली से आएगा कहाँ पे, जयपुर, जयपुर से कहाँ जाएगा, बड़ोदरा गुजरात में, गुजरात में आने के बाद वहीं के सूरत में आ जाएगा, सूरत पहुंचने के बाद ये अहमदाबाद आ जाएगा, अहमदाबाद से यहाँ पे आपका ये मुंबई आएगा, मुंबई आने के बाद पुणे, फिर आपका बंगलुरु, फिर आपका चेन्नई। कौन कौन से शहर पड़े? पुणे, सूरत और अहमदाबाद। ठीक, नेक्स्ट आइए, किस राज्य में टीक के अधिकतम वन है? ध्यान दीजिएगा, टीक माने होता है आपका सागौन। सागौन के सर्वाधिक वन कहाँ पे? MP, बिहार, यूपी, कर्नाटक। सही उत्तर MP। नेक्स्ट आइए, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? चलिए मैप यहाँ पे आसानी से बन जा रहा है। अब यहाँ से क्लियर करिए, ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दर्रा यहाँ पे है? तो यहाँ पे जो आपका है कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडीला हो गया, तो बोमडीला आपका तिब्बत यहाँ पे, इन्हीं को बोमडीला ही जोड़ेगा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू में है, चांगला भी वहीं है, अघिल भी वहीं है। तो अघिल जैसे वर्तमान में जब विभाजन कर दिया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आपका ये लद्दाख में आ जाएगा। इसको हमने अनअकैडमी पे आपको कराया पूरे दर्रों को अलग अलग स्टेट करके। 2001 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर कितना रहा है? 16.64, 17.64, 18.64 या 19.64। सही उत्तर आपका 17.64। ठीक, नेक्स्ट आइए, वर्ष 2001 और 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि से अधिक थी। 2001 और 2011 के दौरान जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि है और यूपी की जनसंख्या वृद्धि की दर से यानी परसेंटेज से अधिक थी, ये बात सही है। किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि वहाँ की जन्म दर में मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये बात सही है कि जो वहाँ का
क्रूड जन्म दर जो होता है और क्रूड मृत्यु दर के निकालने से नेवल माइग्रेशन आता है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि आपका क्रूड जन्म दर और क्रूड मृत्यु दर के घटा के लाया जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे दोनों आपका सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा आपका राइट है, ये आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बस आप क्या करिएगा कि जनसंख्या वृद्धि निकालने का तरीका एक याद कर लीजिएगा, इसका आपका सही आंसर पता हो जाएगा। ठीक, यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो। अगला है कि कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही आरोही क्रम है। जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं कितने उसमें होते हैं आपका कलर, तो वो आपके 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम लोग बैनी या पिनाला या बिग व्यूर कहते हैं। देखिए याद करने का तरीका, बैनी आह पिनाला, बै से हो गया बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ये सभी हो गए इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। या आप विग्योर से निकाल सकते हैं, विव ग्योर। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रमी बैंड का बढ़ते हुए सही क्रम, तो आपका जो ये है परावैगनी, उसके बाद नीला, फिर हरा, फिर लाल। ठीक, सेकंड आंसर। नेक्स्ट है मानचित्र का आरेख और उनके पहलू दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे हमने आपको सममान रेखा मानचित्र पढ़ा दिया है और बिंदु मानचित्र भी आपको बताया था। स्टार डायग्राम नहीं बताया, ना तो स्कैटर डायग्राम बताया। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है। आइसोप्लेथ का मैप का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, यानी सममान रेखा मानचित्र में क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने आपको ये कराया था। बिंदु मानचित्र में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो जनसंख्या का वितरण है बिंदु मानचित्र में, डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी आपका कोरोप्लेथ से। ठीक, किसी जगह पर होने वाले बदलाव को सापेक्षता धीरे धीरे घटित होता है, तो यह किस में शामिल होगा, तो ये आपका आइसोप्लेथ मैप या सममान रेखा में एक स्थान और दूसरे स्थान में समानता पाई जाती है, या बदलाव जो भी होगा आसानी से होगा। तो 4th हो गया। ठीक, चेंज ओवर स्पेस विच आर रिलेटिवली ग्रेजुअल। डॉट मेथड में ये हो गया। प्रकीर्ण आरेख और तारक आरेख है। प्रकीर्ण यानी स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि इसमें सामूहिकरण को दिखाया जाता है और स्टार डायग्राम में वायु की दिशा को। कोरोप्लेथ में क्या था कि उसमें अलग अलग घनत्व वाली छायाओं को दिखाया जाता था। कोरोक्रोमेटिक में क्या होता था, कलर में दिखाया जाता था। कोरोस्मेटिक में क्या है, प्रतीक और चिन्हों की सहायता से उसमें दिखाया जाता है। किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है, श्वेत नीला हरा लाल, पीला बैगनी जमुखी, हरा नीला काला। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा RGB, आप जानते हैं RGB, यही आपका प्राथमिक कलर होता है। रेड, ग्रीन, ब्लू, नीला, हरा, लाल, राइट बी। ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं, नहीं प्राइमरी कलर के मिलने की वजह से सेकेंडरी कलर बनते हैं। ठीक, द्वितीयक कलर बनते हैं, यानी इससे मिला दिए हरा लाल को, हरा ब्लू को मिला दीजिए, तो ये सभी मिला के बनाए जाते हैं। अगला है कि रेखा प्रतीकों पर विचार करें। समदाब रेखा है, समोच्च रेखा है, हैश्यूर है, समकाल है। कह रहा है कि उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए कौन से सही हैं। तो उच्चावच आपका किससे प्रदर्शित होता है, एक तो दे दिया समोच्च रेखा, ये भी आपका उच्चावच का प्रदर्शन है। दूसरा आपका
हैशूर रेखा, ये भी उच्चावच को ही प्रदर्शित करती है। जबकि आपका समदाब क्या है, समान दाब को मिलाने वाली रेखा होती है। समकाल रेखा आइसोक्रोन्स समान समय के स्थानों को मिलाने वाली होती है। तो यहाँ पे बी और सी थर्ड राइट है। लास्ट है सामान्य बंटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने हेतु निम्न में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? विषम, मेसोर्किटिक, लेप्टोकुर्टिक या प्लेटिकुर्टिक। तो ये काफ़ी टफ है प्रश्न और आसानी से ये नहीं आता है। ये हम लोग स्टैटिक्स वाले पार्ट में देखेंगे, उसमें डिटेल करेंगे कि बंटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है लेप्टोकुर्टिक। ठीक, तो इसमें जब हम लोग बंटन देखें उसमें सभी का डिटेल किया जाएगा। तो ये वीडियो जो है आपका लगभग 25 से 26 मिनट का हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा होने पे भी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियोस में। तो इसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया नवंबर 2017 का कंप्लीट सेकेंड पेपर। ठीक, इसी तरह से हम लोग 16 का भी सॉल्व करेंगे, 18 का भी जो पेपर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका शेयर, आपके कमेंट, आपके लाइक्स यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इन्हीं को देख के लगता है कि हाँ आपके लिए ये यूजफुल है, या हमने जो कुछ भी यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है। ठीक, आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।